नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये यूपी आरवीएनएल TG2 इलेक्ट्रिकल टेट का क्वेश्चन पेपर है और अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था 21 दिसंबर 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैंने एक पार्ट में वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन किया हुआ था। इस पार्ट में हमने 26 नंबर क्वेश्चन से आगे की तरफ चलेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड होगा। तो चलिए इसमें 26 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि घटकों को पीसीबी से सोल्डरिंग करते समय सोल्डरिंग पदार्थ डॉट डॉट का संयोजन होता है। पहले तो जानिए पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इस पर सोल्डरिंग हमें करनी है तो फिर कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाएगा। पीसीबी आपको देखने में कैसे समझ में आएगी, तो जब आप पैड वाले आप मोबाइल फ़ोन के पैड को देखेंगे तो उस पर पीसीबी रहता है पीछे साइड में। इसके बाद कोई भी आप जैसे टीवी आप खोलेंगे तो वो पीसीबी जिस पे आपके ट्रांजिस्टर डायोड सब इंस्टॉल होते हैं, एक साइड में देखेंगे तो कांटा आकार का होता है, उसका ठीक अपोजिट साइड में सब इंस्टॉल रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। वही हम पीसीबी उसी को बोलते हैं। फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। अब इस पर कहा जाता है कि सोल्डरिंग की कौन तकनीकी होती है, तो आप आंसर देंगे डीप सोल्डरिंग के द्वारा। उस पर हम ट्रांजिस्टर डायोड ये सब इंस्टॉल करते हैं। वो कौन सी तकनीक है? डीप सोल्डरिंग। अब सोल्डरिंग है तो सोल्डरिंग में कौन कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो सोल्डरिंग जो होती है इसमें टीन एसएन को बोलते हैं, टीन और प्लस पीबी लेड हो जाता है। इसमें रेशियो की बात किया जाए तो रेशियो इसमें 63% टीन और 37% लेड होता है। इसी को दूसरे में आप कहेंगे तो दूसरा रेशियो इसका जो चलता है वो 60% टीन और 40% लेड हो जाता है। इस पर इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 188 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें कौन कौन से हमने मटेरियल लिया, तो टीन लिया और पीबी लिया और ये इसका रेशियो हुआ। तो यहाँ केवल मटेरियल को ही पूछा गया था कि सोल्डर में हम कौन कौन से मटेरियल का उपयोग करते हैं, तो टीन और लेड का करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोल्डरिंग में भी सोल्डरिंग आपको दो प्रकार की होती है, एक नरम सोल्डरिंग और एक कठोर सोल्डरिंग। नरम सोल्डरिंग का मतलब होता है 450 सेंटीग्रेड से जो कम टेम्परेचर पर की जाएगी वो नरम सोल्डरिंग होगी, और 450 सेंटीग्रेड से ऊपर पे जो सोल्डरिंग की जाएगी वो कठोर सोल्डरिंग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि डी फ्यूज के रूप में उपयोग किए जाने वाले गोल तार का व्यास है और के फ्यूज स्थिरांक है तो फ्यूज करंट ज्ञात कीजिए। फ्यूजिंग करंट का मान बताना है आपको। फार्मूला इसका होता क्या है कांस्टेंट के रूप में, तो इसमें I इक्वल टू के डी के पावर 3/2 होता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू के डी के पावर 1.5 आ जाता है। कहीं कहीं आपको कंपटीशन एग्जाम में ये भी मिलेगा और यहाँ तो यही दिया है नीचे वाला। तो यहाँ पे I इक्वल टू के डी के पावर 1.5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ्यूजिंग करंट का फार्मूला होता है। आई को हम फ्यूजिंग करंट बोलते हैं और के जो है ये फ्यूजिंग कांस्टेंट है और डी जो है उस फ्यूज वायर का व्यास होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 28 नंबर क्वेश्चन कि मेटल हैलाइड लैंप क्या होते हैं। मेटल हैलाइड लैंप जो होते हैं वो गैस डिस्चार्ज लैंप की कैटेगरी में आते हैं। गैस डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी की बात किया जाए तो इसमें 3 प्रकार के लैंप देखने को मिलते हैं। एक तो होता है सोडियम वेपर लैंप, एक होता है मरकरी वेपर लैंप और एक होता है मेटल हैलाइड लैंप। तो मेटल हैलाइड भी गैस डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में ही आता है और यही पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है गैस डिस्चार्ज लैंप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी दो आते हैं, एक तो आता है मरकरी लैंप
और एक आता है सोडियम वेपर लैंप। और मरकरी में फिर दो टाइप में आता है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप और एक होता है लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में 3 प्रकार के लैंप आते हैं। वो पहला जो होता है मरकरी आर्गन लैंप, दूसरा जो होता है वो मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप और तीसरा जो होता है मरकरी वेपर लैंप। तो ये सभी के सभी गैस डिस्चार्ज लैंप की ही श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि एक परमाणु की प्रत्येक कक्षा में अनुमत इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है जहां n क्रमिक कक्ष है। जब आप नील्स बोर और बरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉन रखने के लिए फार्मूला आता है, वो फार्मूला 2n स्क्वायर होता है। इसमें n जो होता है नंबर ऑफ कोष होता है, जिसे हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से ऑर्बिट बनते हैं तो ABCD में आप अक्सर पढ़े होंगे कि के से शुरू होते हैं और ये जेड तक चले जाते हैं, मतलब KLMN यहीं से स्टार्ट होगा। तो इसमें कहा जाता है कि के जो है पहले नंबर का कोष है, तो हम के में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो ये पहले नंबर का के कोष है तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे। एल दूसरे नंबर का है तो n इक्वल टू 2 रखेंगे। एम तीसरे नंबर का हो रहा है तो n इक्वल टू 3 रखेंगे। और n चौथे नंबर का है तो n इक्वल टू 4 रखेंगे। तो ये फार्मूला होता है किस ऑर्बिट में किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं उसके लिए। और वही चीज पूछा है तो ऑप्शन देखिए बी में दिया है 2n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आपसे पूछा जाए कि के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो के जो है पहले नंबर का कोष है तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, यानी कहने का मतलब है कि के कोष में केवल आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 से कम रख सकते हैं लेकिन 2 से अधिक नहीं रख सकते। उसी तरह से एल है, एल में कितने नंबर का कोष बन रहा है 2 नंबर का, तो n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8, 4 दूनी का 8, 8 हुआ। यानी एल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 से कम रख सकते हैं, 8 से अधिक नहीं रख सकते। तो यही ऐसे ही आप क्रम बना करके कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो कोष स्टार्ट होता है के से ही चलता है। अब यहाँ से के से कंटिन्यूअस जाएगा, KLMNOPQRSTUVWXYZ तक जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वह 30 नंबर की यूजेटी का मतलब होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में नॉइज प्रतिरोध अनुपात। नॉइज का मतलब होता है शुद्ध सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसे हम इंट्रिंसिक स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ का मान कितना होता है। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो नॉइज रेजिस्टेंस होता है उसका रेशियो क्या होता है, आपको आंसर करना है। पहले तो आप जान लीजिए कि यूजेटी में एक्स्ट्रा फैक्ट क्या क्या बनते हैं क्वेश्चनों में। यूजेटी में बात किया जाए तो पीएन जंक्शन कितने होते हैं, तो पीएन जंक्शन 1 होता है। लेयर की बात किया जाए तो लेयर कितनी होगी, तो 2 लेयर होती है। इसके बाद यूजेटी में टर्मिनल की बात किया जाए तो टर्मिनल 3 बनते हैं। कौन कौन, तो बेस 1, बेस 2 और एक एमीटर होता है। इसके बाद बेस 1 और बेस 2 के बीच रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, तो 5 किलो ओम से लेकर के 10 किलो ओम होता है। इसके बाद यूजेटी जो होता है यह नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक यानी कहे तो नकारात्मक गुण का अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। यूजेटी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वह रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में यूजेटी का ही उपयोग किया जाता है। अब बात रही कि नॉइज रेजिस्टेंस का रेशियो कितना होता है, तो 0.5 से लेकर के 0.8 के बीच में इसका रेंज होता है। और यही चीज ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 0.8 ओम से लेकर के 0.5 ओम से लेकर के 0.8 ओम तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप टर्मिनल, पीएन जंक्शन, लेयर ये सब याद रखिएगा। उसके बाद जो टर्मिनल B1 और B2 है जिसे हम एनोड कैथोड भी बोलते हैं, इसके बीच का रेजिस्टेंस 5 किलो ओम से 10 किलो ओम होता है, उसको भी आप जरूर याद रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। ल्यूमिनस चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि 15 मीटर गुणा 15 मीटर आकार के एक हल को 40 फ्लक्स
40 लक्स से प्रदीप्ति किया जाना है। यदि लैंप की दक्षता 40 ल्यूमेन प्रति वाट है तो उपयोगिता गुणांक यानी यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.6 है और कैंडल शक्ति अवक्षय 25% है, तो कुल आवश्यक शक्ति क्या होगी? वो भी कैपेसिटी पूछा है, कुल आवश्यक कुल वाट क्षमता। अब कुल वाट क्षमता इक्वल टू फार्मूला जो बनता है कुल वाट क्षमता। कुल वाट क्षमता इक्वल टू जो फार्मूला बनेगा वह बनेगा लैंप दक्षता। लैंप दक्षता इनटू प्रदीप्ति इनटू डिफिसिएशन फैक्टर। डिफिसिएशन फैक्टर का मतलब होता है हास्य गुणांक, हास्य फैक्टर अपन टोटल का जो होता है वो यूटिलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा। अब इसी में मान पुट करना है। तो देखिए लैंप दक्षता यहाँ फार्मूला में कह रहा है 60 दिया गया है। इसके बाद प्रदीप्ति यहाँ 40 लक्स दिया है। आप सब जानते होंगे प्रदीप्ति का मात्रक लक्स होता है। और इसके बाद डिफिसिएशन फैक्टर जो है, हास्य गुणांक जो है वो 25% दिया गया है और यूटिलाइजेशन फैक्टर उपयोगिता गुणांक 0.6 दिया गया है। सब डाटा है, इसी में आपको पुट करना है। अब देखिए हम पुट करते हैं यहाँ पे। पहले तो लैंप इफिशियंसी पूछा है तो 60 हो जाएगा इनटू, अब प्रदीप्ति है तो प्रदीप्ति 40 है तो 40 हो जाएगा इनटू डिफिसिएशन फैक्टर जो दिया है वो 25% है तो 25%, जब ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 कर देंगे। इसके बाद यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.6 दिया है तो ये 0.6 कर देंगे। अब यहाँ से इसी का कैलकुलेशन हमको करना है तो 0.6, ये इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में हम 10 एक कर देंगे, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट था तो इसलिए 10 कर दिए। अब ये 6 से 6 कट जाएगा 10 बार में। अब देखिए मतलब यहाँ 10 होगा, 6 से 6 कटेगा और एक 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद 25 से 4 ये कटेगा, 25 चौका सही 4 बार में, फिर ये 4 से 1 4 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो यहाँ का 10 फिर ये 10 फिर ये 10 कितना हुआ 1000, और हमने क्या निकाला था वाट निकाला था, तो ये कितना हुआ 1000 वाट हुआ। अब 1000 वाट, इसी को हम दूसरे भाषा में मात्रक में हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 किलो वाट। क्यों? क्योंकि 1 किलो वाट बराबर ही तो 1000 वाट होता है ना। अब यहाँ पे 1 किलो वाट हो जाएगा। यही चीज ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 किलो वाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। हमारा 1000 आंसर आया था, इसी को हम 1 किलो वाट में आंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि आंसर जो दे रहा है किलो वाट में दे रहा है। उम्मीद करेंगे आप सबको समझ में आया होगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन कि स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्शन का गुणांक इसके या इसकी डॉट डॉट पर निर्भर करता है। जो सेल्फ इंडक्शन होता है वह किस पे डिपेंड करता है? तो पहले तो जानिए कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। तो खुद की क्वाइल, इसमें जो भी टर्न है, मतलब वह बाइंडिंग जिसमें खुद की टर्न हो, खुद वह सोर्स से कनेक्ट हो, तो उसमें जो फ्लक्स जनरेट होता है, यानी उस क्वाइल में जो वोल्टेज बिल्डअप होता है वही सेल्फ इंडक्शन के कारण वोल्टेज बिल्डअप हुआ। अब वोल्टेज बिल्डअप कैसे हुआ? तो हमने इस क्वाइल को लिया, लौह मटेरियल को, इसके ऊपर हमने क्वाइल को लपेट दिया और किसी सोर्स के साथ जब इसमें कनेक्ट किए तो इसमें वोल्टेज बिल्डअप हुआ। तो यह किसके कारण? मतलब खुद की टर्न, खुद का करंट, खुद की सोर्स, सब कुछ खुद का था, तो इसमें जो वोल्टेज बिल्डअप हुआ वह सेल्फ इंडक्शन होता है। और यही जब इफेक्ट उसके आसपास वाली क्वाइल पे पड़ता है तो उसमें फ्लक्स जनरेट होता है, वह म्यूचुअल इंडक्शन होता है। म्यूचुअल, हाँ ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करेगा वह रिलेटिव परमिएबिलिटी पे करता है, जो इसे कहते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता पे, इस मटेरियल पे। यानी यहाँ क्या आंसर होगा? सापेक्ष चुंबकशीलता। इसी को हम आपेक्षिक चुंबकशीलता भी कहते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर से। ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें एक और चुंबकशीलता आती है। पहले तो जानिए चुंबकशीलता, इसमें चुंबकशीलता कितनी होगी, टाइप, तो आप म्यू जीरो और म्यू आर कह सकते हैं। म्यू आर जो होती है यह रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, जिसे हम सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन राशि होती है, मान 1 होता है। इसके बाद म्यू जीरो जो होता है यह एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है, जिसे हम निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। फिर इसका मान कितना होता है, तो इसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी बाई मीटर होता है। तो ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर, और इसका मान कितना होता है, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी बाई मीटर। लेकिन म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी का मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन राशि है और इसका मान 1 होता है। उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये भी नया क्वेश्चन है, ध्यान से आप सब समझेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कि जब कार्यस्थल पर आग लग जाती है तो आवश्यक कार्रवाई RACE होती है। तो RAC का अर्थ क्या होता है, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि फिर R है, A है, C है, E है, तो ये किस को इंडिकेट करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, R जो होता है ये रेस्क्यू होता है, रेस्क्यू। A जो होता है अलार्म हो जाता है, और C जो होता है वह कन्फाइन हो जाता है, और ई जो होता है ई जो है इसे हम इवैक्यूएट बोलते हैं। तो यही चीज ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि आर यानी रेस्क्यू, ए से अलार्म, और सी से कन्फाइन हो जाएगा, और ई से इवैक्यूएट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आप ऐसा भी देखने को ABC भी आता है। ABC का मतलब होता है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित हानियों में से किसे परिवर्तित हानि के रूप में जाना जाता है। ट्रांसफार्मर में कौन सा ऐसा लॉस होता है जो वेरिएबल लॉस के अंतर्गत हम काउंट करते हैं। ट्रांसफार्मर में लॉसेस की बात किया जाए तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होगा उसे हम आयरन लॉस कहते हैं, और एक जो होता है इसे हम कॉपर लॉस कहते हैं। आयरन लॉस जो होता है यह कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आता है, और कॉपर लॉस होता है ये वेरिएबल लॉस के अंतर्गत आता है। अब आयरन लॉस जो होता है यह, इसे हम दूसरे में कोर लॉस भी कहते हैं, और इसमें 2 लॉस आते हैं। कौन कौन, तो एक होता है एडी करंट लॉस जिसे भंवर धारा हानि कहते हैं, और दूसरा जो होता है वह हिस्टेरिसिस लॉस होता है। तो ये आयरन के अंतर्गत आएंगे और ये दोनों कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आएंगे होंगे, क्योंकि ये आयरन के ही पार्ट हैं। कॉपर लॉस जो होता है वेरिएबल लॉस होता है, जैसे जैसे लोड बढ़ता है कॉपर लॉस बढ़ेगा, जैसे जैसे लोड घटेगा वैसे वैसे लोड घटता जाता है। कॉपर लॉस को ओमिक लॉस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ट्रांसफार्मर में वैसा कौन सा लॉस है जो परिवर्तित हानियों के रूप में जाना जाता है, मतलब वेरिएबल होता है। तो क्या हुआ, कॉपर लॉस। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में ताम्र हानि, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके शैथिल्य हानि किसका पार्ट है, आयरन लॉस के पार्ट है। भंवर धारा हानि आयरन लॉस के पार्ट है, और लौह हानि तो खुद लौह हानि है ही है, इसके 2 ये पार्ट होते हैं। तो ये दोनों कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 35 नंबर क्वेश्चन, यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है, शंट से क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 0.01 ओम प्रतिरोध का मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट चल कुंडली यंत्र 400 मिली एम्पियर का पूर्ण पैमाना विक्षेपण देता है। बताइए कि मीटर का उपयोग 20 एम्पियर तक की धारा को मापने के लिए कैसा उपयोग किया जाएगा। अब इसमें क्या है कि पहले तो शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू RA। RA का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस अपन
m-1 होता है। फिर m का मान क्या पुट करेंगे, तो m का जो मान पुट किया जाता है m इक्वल टू होता है I/m हो जाता है। अब इसी में मान पुट करना है। Rm का मान देखिए यहाँ दिया है 0.1 ओम। इसके बाद ये Im का जो मान दिया है वह 400 मिली एम्पियर दिया हुआ है, और सिर्फ I का मान जो दिया है वो 20 एम्पियर दिया है। अब इसी में पुट करना है, तो Ra इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.1 है अपान 20 एम्पियर I का मान है, तो यहाँ पे हम 20 रख देंगे अपान 400 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे 400 अपान में मिली एम्पियर, तब मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर, तो 1000 मिली एम्पियर -1 हो जाएगा। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो मारा जाएगा, फिर ये जीरो से ये जीरो मारा जाएगा। अब 4 5 20 हो जाएगा, तो यहाँ 10 बचा, ये 5 50 हो जाएगा। 50 में से -1 करेंगे 49 हो जाएगा, यानी 0.1 अपान 49 हो जाएगा। अब जब इसमें आप भाग देंगे 0.1 में 49 से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा 0.002 आएगा, और हमने शंट रेजिस्टेंस निकाला था तो फिर ओम में आएगा। यही चीज ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब शंट रेजिस्टेंस है, तो शंट रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो शंट रेजिस्टेंस तो पहले जानिए लो मान का रेजिस्टेंस होता है। मटेरियल कैसा होगा, तो इसे हम मैग्नीन का भी बना सकते हैं, नहीं तो यूरेका का बना सकते हैं, और यूरेका का दूसरा नाम जो होता है वो कॉन्स्टेंटेनस होता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, वातावरण से ट्रांसफार्मर में नमी के प्रवेश को फिल्टर करने के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर में पार्ट होता है जो ट्रांसफार्मर में लोड डिक्रीज होता है तो ट्रांसफार्मर सांस लेता है। जब सांस लेता है तो इस वायुमंडल की एयर को खींचता है, तो हो सकता है कि उस एयर में नमी हो, तो उस नमी को अवशोषित करने के लिए, मतलब उस एयर को ड्राई करके उसके मेन टैंक में भेजने के लिए, ताकि ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ न खराब हो सके, उसी एयर में नमी को रोकने के लिए कौन सा ऐसा पार्ट लगा रहता है जो उस नमी को अवशोषित कर लेता है, एयर की नमी को, तो वो पार्ट जो होता है ब्रीदर होता है। इसी ब्रीदर के माध्यम से ट्रांसफार्मर वायुमंडल की एयर को खींचता है और मेन टैंक में भेजता है। तो इस ब्रीदर में एक मटेरियल डाला जाता है सिलिका जेल। अब ये सिलिका जेल क्या करता है कि इसके वायुमंडल की जो एयर जाती है, तो इसमें सिलिका जेल जो मटेरियल होता है वो इस एयर में उपस्थित नमी को अवशोषित कर देता है और इसमें ड्राई एयर कर देता है इसको, और यही एयर मेन टैंक में चली जाती है, जिससे उस ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं खराब होता है। तो वो पार्ट कौन सा रहा, ब्रीदर हुआ, और ब्रीदर में मटेरियल कौन डाला जाता है, सिलिका जेल होता है। तो ये भी याद रखिएगा। अगर अच्छी सिलिका है, शुष्क अवस्था की सिलिका है, तो उसका रंग जो होता है नीला होता है, लेकिन जब सिलिका जेल नमी अवशोषित करने लगती है तो उसका रंग जो होता है गुलाबी हो जाता है, और एकदम जब खराब हो जाती है सिलिका जेल तो उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। तो कलर से भी प्रश्न आते हैं, इसको भी ज़रूर आप याद रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन जो है कि स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यानी अस्थायी बहुमापिक में निम्नलिखित निम्न और उच्च निर्गम की अवस्था का क्या होती है। स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की बात किया गया है, तो मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वह रेंज पूछा है कि निम्न और उच्च में कैसा उसकी अवस्था होगी, तो ये दोनों अवस्थाओं में स्थिर नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। कौन, स्टेबल बाई मल्टी वाइब्रेटर। अब स्टेबल बाई मल्टी वाइब्रेटर को ही हम कहते हैं अनस्टेबल बहुमापित यंत्र। तो यहाँ पे इसको अगर इंडिकेट किया जाए तो यह दोनों अवस्थाओं में स्थिर नहीं होता है, अनस्टेबल रहता है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि दोनों अवस्थाओं में से कोई भी स्थिर अवस्था नहीं होती है, दोनों में अनस्टेबल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सोल्डरिंग के लिए नियोजित विधियों का
में से एक नहीं है। दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी एक सोल्डरिंग की तकनीक नहीं है। सोल्डरिंग की तकनीक में जानेंगे आप तो आपको एक तो आएगी डीप सोल्डरिंग, इसके बाद आएगी सोल्डरिंग गन द्वारा सोल्डरिंग, इसके बाद आएगी स्वीट सोल्डरिंग, इसके बाद आएगी सोल्डरिंग पात्र तथा कड़छी द्वारा सोल्डरिंग, उसके बाद सोल्डरिंग आयरन द्वारा सोल्डरिंग और उसके बाद एक वेव सोल्डरिंग भी आती है। तो ये सब सोल्डरिंग है, यानी डीप सोल्डरिंग भी आएगी, सोल्डरिंग आयरन द्वारा भी सोल्डरिंग आएगी, वेव सोल्डरिंग भी आती है, लेकिन टार्च सोल्डरिंग किसी प्रकार की सोल्डरिंग नहीं होती है, नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 39 नंबर क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर का प्रतिशत वोल्टता नियमन ज्ञात कीजिए जब शून्य लोड पर सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V20 है और नियत लोड पर सेकेंडरी टर्मिनल V2 है। तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो बनता है वह नो लोड माइनस फुल लोड अपन फुल लोड इंटू 100 होता है। अब यही चीज कह रहा है कि नो लोड को ये कैसे इंडिकेट किया गया है, तो V2 से किया गया है, तो यहाँ V2 हो जाएगा। फुल लोड को कैसे इंडिकेट किया गया है, 20 से किया है, तो फिर नो लोड यानी 2 हो जाएगा, फुल लोड यानी 20, फिर नीचे भी 20, क्यों, नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड हो जाएगा। और यही चीज ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, नो लोड माइनस फुल लोड अपन फुल लोड इंटू 100। इसमें ध्यान देना ये बात है कि लास्ट का जो है माइनस वाला वो दोनों सेम होना चाहिए, पीछे वाले पोर्शन, क्यों, क्योंकि नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड होता है। तो ये ट्रांसफार्मर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो लोड माइनस फुल लोड अपन फुल लोड इंटू 100। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी की बात किया जाए तो 100% होती है। वैसे मशीनों में आइडियल शब्द नहीं भी आता है, तो सबसे इफिशियंसी सबसे ज़्यादा जो होती है ट्रांसफार्मर की ही होती है, क्योंकि इसमें कोई घूर्णियन पार्ट नहीं होता है, ये स्टैटिक मशीन के अंतर्गत आती है, सिर्फ एसी पर वर्क करती है, तो इसकी ऐसे भी इफिशियंसी पूछा जाता है तो 99% होती है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कि सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में कितने लिंब होते हैं। सेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है, इसके डिज़ाइन की बात किया जाए तो इसकी डिज़ाइनिंग ऐसी होती है, ध्यान से आप देखने का प्रयास करेंगे। इसमें ये जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट, इसे हम योक बोलते हैं। तो अगर सेल टाइप में योक की बात किया जाए तो 2 होते हैं, एक और ये 2 हो जाता है। इसके बाद लिंब की बात किया जाए तो लिंब इसमें 3 होते हैं, एक लिंब ये होता है, उसके बाद एक लिंब ये होता है और ये एक लिंब होता है, 3 लिंब होते हैं। तो फिर इस पर बाइंडिंग किस पे की जाती है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 2 आउटर लिंब होते हैं, ये आउटर लिंब है, ये आउटर लिंब है, लेकिन ये सेंटर लिंब है। वाइंडिंग जो की जाती है सेंटर लिंब पे की जाती है, और इसमें वाइंडिंग कौन होती है, तो इसमें सैंडविच वाइंडिंग की जाती है। इसके बाद अगर एरिया की बात किया जाएगा तो सेंटर लिंब की जो एरिया होती है वो ज्यादा होती है, और आउटर लिंब की जो एरिया होती है सेंटर लिंब की आधी होती है, और इसमें सैंडविच वाइंडिंग होती है। इसको कहाँ प्रीफर किया जाता है, तो जहाँ पे हाई करंट एंड लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहाँ पे सेल टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज कम होता है, लेकिन मैग्नेटिक पाथ जो होता है, चुंबकीय पाथ जो होगा वो 2 बनते हैं। तो यहाँ पे लिंब पूछा गया था, तो लिंब कितने बने, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। याद रखिएगा इसका मैग्नेटिक पाथ भी पूछा जाता है, तो उस लाइन को भी याद रखिएगा। देखिए जब आप सेल लिखेंगे तो सपा एक का मंत्रा से अल्लाह होता है, एक पर कितने मात्रा है, 2, तो फिर इसमें मैग्नेटिक पाथ भी 2 होगा। इस ट्रिक्स को याद रखिएगा कि 2 मात्रा है इस पर आय का, इसलिए इसमें 2 मैग्नेटिक पाथ भी होता है। तो इस लाइन को आप जरूर याद रखेंगे। अगला 41 नंबर क्वेश्चन, तुल्यकाली मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का डॉट डॉट उपयोग होता है। तुल्यकाली मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग क्या होता है। तुल्यकाली मोटर जो होती है वह एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, सदैव एक लगातार कांस्टेंट स्पीड पर चलती रहती है, और यह तुल्यकाली मोटर जो होती है वह
इसे कहा जाता है डबल एक्साइटेड मोटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके स्टेटर को भी सप्लाई दी जाती है जो 3 फेज सप्लाई होती है, और इसके रोटर पर भी फील्ड एक्साइटेशन के लिए डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है, और यह तीनों पावर फैक्टर पे चलती है, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पे भी चलती है। पावर फैक्टर इंप्रूव करने में हम तुल्यकालिक मोटर को प्रीफर किया जाता है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल में इंडक्टिव लोड वहन करने के लिए भी तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वह स्टार्टिंग बलागुण प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ सिंक्रोनस मोटर में जब लोड वेरिएशन बार बार होता है तो उसका रोटर वाइब्रेट करने लगता है, तो उसे हम बैलेंस करने के लिए भी डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर बाइंडिंग का मुख्यतः उपयोग की बात किया जाए तो स्टार्टिंग टार्क प्रदान करने के लिए डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रवर्तन बलागुण प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कथन डीसी पावर की तुलना एसी पावर के संबंध में सत्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अगर डीसी पावर की बात किया जाए ट्रांसमिशन में, तो डीसी ट्रांसमिट करनी है तो हमें मिनिमम से मिनिमम वायर कितने प्रयोग करेंगे? 1 होंगे। लेकिन अगर एसी की बात किया जाए तो हमें पावर ट्रांसमिट में 3 वायर की आवश्यकता ही होगी। क्यों? क्योंकि आर वाई बी 3। तो फिर किसमें इफिशियंसी किसमें ज्यादा होगी, लॉस किसमें होगा? तो इसमें एक ही वायर है तो फिर इसका लॉस ज्यादा होगा। इसमें ज्यादा वायर हो, इसमें 3 वायर जा रहे हैं तो इसमें लॉस भी ज्यादा होगा और कास्ट भी वायर का ज्यादा लगेगा। इसके बाद जो डीसी का रेजिस्टेंस होता है वो डीसी में रेजिस्टेंस कम होता है और एसी में रेजिस्टेंस अधिक होता है। क्यों? क्योंकि डीसी में एक्सएल और एक्ससी 0 हो जाते हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस होता है। लेकिन एसी में बात किया जाए तो एक्सएल, एक्ससी ये भी दोनों होते हैं, साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी होता है, इसलिए इसका मान अधिक होता है। इसके बाद भी एसी में इफेक्ट आते हैं, कोरोना इफेक्ट आता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आता है, समीपता प्रभाव, ये सब प्रभाव आने के वजह से एसी में लॉसेस ज़्यादा होते हैं जिससे इसकी इफिशियंसी घट जाती है और डीसी में नहीं होते हैं। मेन तो कोरोना लॉस होता है जो कि एसी में होता है, डीसी में कम होता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो कभी भी डीसी की तुलना में एसी ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता अधिक नहीं हो सकती है, अधिक होगी डीसी की हो सकती है। ऑप्शन डी जो कह रहा है कि डीसी की तुलना में एसी में ट्रांसमिशन के दौरान पावर हानियां अधिक होती है, एसी में, बात सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीसी में एक्सएल एक्सी 0 हो जा रहा था। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, तड़ित निरोधक लाइटनिंग अरेस्टर डॉट डॉट वैद्युत उपकरणों को तड़ित आकाशीय बिजली से हमें बचाता है। लाइटनिंग अरेस्टर होता है जो हमें सर्च के समय प्रोटेक्शन हमारे उपकरणों को देता है। जब भी आकाशीय बिजली गिरती है तो वह तुरंत सेंस करता है और उसको ग्राउंड कर देता है, और हमारे सब स्टेशन में खास तौर से ट्रांसफार्मर के करीब यह लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है जो कि हर तरीके के आकाशीय बिजली से हमें प्रोटेक्शन देता है। अब इसमें कई प्रकार के इम्पल्स लाइटनिंग अरेस्टर आएगा, इसके बाद हार्न गैप अरेस्टर आएगा, रॉड अरेस्टर आएंगे, कई प्रकार के अरेस्टर आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि तड़ित की उच्च वोल्टता तरंग का भूमि की ओर दिशा परिवर्तन करने के लिए, मतलब भूमि की ओर ग्राउंड कर देगा, और यह भी खास तौर से बात होगी कि यह लो रेजिस्टेंस मार्ग भी प्रदान करता है, तभी तो ग्राउंड होगी ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कि सीरीज मोटर में शाफ्ट टार्क और आर्मेचर टार्क से कम क्यों होता है? शाफ्ट टार्क आर्मेचर टार्क से कम क्यों होता है? तो इसलिए कम होता है कि रोटेशनल लॉस के कारण आर्मेचर टार्क से शाफ्ट टार्क कम होता है। कभी भी आर्मेचर जो टार्क होता है वह शाफ्ट टार्क से अधिक होता है। कारण है क्योंकि इसमें रोटेशनल लॉस होते हैं, और रोटेशनल लॉस जो होंगे वो मोटर के चलने से उसके एयर गैप में
जो लॉसेस आएंगे। अब ये रोटेशनल लॉस होता है तो वो आएगा कैसे, वो किसके अंतर्गत आएगा? यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हैं कि स्ट्रे लॉस कहा है, तो स्ट्रे लॉस जो होता है इसका फार्मूला बनता है लौह हानि प्लस यांत्रिक हानि। तो लौह हानि तो आप सब जानते हैं, यांत्रिक हानि में दो प्रकार के लॉसेस आ जाते हैं, एक तो आता है फ्रिक्शन लॉस और एक होता है विंडेज लॉस। तो यह दोनों का योगफल स्ट्रे लॉस होता है। तो फिर इसमें यांत्रिक हानि आई ना, और यांत्रिक हानि के अंतर्गत फ्रिक्शन और विंडेज दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रीफर करेंगे स्ट्रे लॉस। क्यों? क्योंकि इसी में रोटेशनल लॉस भी इंक्लूड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सबको समझ में आया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, सोल्डरिंग फ्लक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। स्टेटमेंट एक कह रहा है कि जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमतौर पर सोल्डरिंग में इस्तेमाल होने वाले सोल्डरिंग फ्लक्स होते हैं। बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सोल्डरिंग में फ्लक्स का कार्य आबंधन सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता है। फ्लक्स का प्रयोग हम जोड़ के रूप में नहीं कर सकते, जोड़ने में ये सहायक होता है। जिस सरफेस को जोड़ना होता है उसकी सफाई करता है फ्लक्स। इसके बाद इसमें सुगमता से इसके हर स्लॉट में, खांचों में सोल्डरिंग को जाने के लिए सुगमता प्रदान करता है, जोड़ता नहीं है खुद। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा में कहा है कि जोड़ने का काम करता है, ये गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी जो कह रहा है कि कथन ए सत्य है लेकिन कथन बी असत्य है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर कि किस सामग्री की चुंबकीय पारगम्यता को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। चुंबकीय पारगम्यता का फार्मूला क्या होता है? आप सब जानते होंगे, म्यू इक्वल टू बी बाई एच होता है। और बी को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, और एच को क्या कहते हैं? चुंबकन बल कहते हैं। यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। तो यही चीज ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय बल के अनुपात को हम पारगम्यता कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, यूनिवर्सल मोटर एक विशेष प्रकार की मोटर है जिसे डाटर चलाने के लिए तैयार किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर जो होती है वह डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, और इसकी विशेषता यह होती है कि जहाँ पे हमें स्टार्टिंग में हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होगी वहाँ पे यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक और विशेषता होती है कि यह समान रूप से एसी प्लस डीसी पर वर्क करती है, और स्टार्टिंग टॉर्क इसमें हाई मिलता है। यही कारण होता है कि लोकोमोटिव ट्रेन में हम यूनिवर्सल मोटर या डीसी सीरीज मोटर को प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। और यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये चीज़ बहुत मोस्ट है, इसको आप सब जरूर याद रखेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल जो होगा फूड मिक्सर में, और दूसरा जो होगा वैक्यूम क्लीनर में। तो यहाँ पे विशेषता बतानी है तो डीसी और सिंगल फेज एसी आपूर्ति पर चलती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 48 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमानी नियंत्रण यानी मापक यंत्रों में नियंत्रण बल के रूप में प्रयुक्त की तुलना में गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के संबंध में सही होती है? पहले तो ग्रेविटी कंट्रोल नियंत्रण होता है, कंट्रोलिंग में ही आता है। इसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि यह आप इसको किसी भी पोजीशन में यूज नहीं कर सकते। इसको सदैव वर्टिकली ऊर्ध्वाधर पोजीशन में ही गुरुत्वाकर्षण कंट्रोलिंग नियंत्रण को उपयोग करना पड़ता है। और भी इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे स्प्रिंग कंट्रोलिंग है, आप उसको किसी भी पोजीशंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त होगी गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण में कि इसे सदैव वर्टिकली आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद
इसका वजन भी ज़्यादा होता है, ये पोर्टेबल के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन स्प्रिंग कंट्रोलिंग जो होती है वो आप पोर्टेबल के अंदर कर रख सकते हैं, कहीं भी इसको ले जा आ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि गुरुत्वाकर्षण में सत्य क्या होगा कि इसका जो मापने का इंस्ट्रूमेंट होगा वो ऐसे बेस का होना चाहिए, ऐसे बेस का होना चाहिए जिसको वर्टिकली अगर रखें तो वह सुगमता से खड़ा रहे, मतलब लंबवत रहे। इसका मतलब है कि इसका बेस जो होगा वह चौकोरस होना चाहिए। यही चीज पूछा है कि मापी यंत्र पूरी तरह से चौरस होना चाहिए, यानी बेस ऐसा होना चाहिए, ताकि यह शर्त होती है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण को हमको वर्टिकली ही यूज करना है तो उसमें दिक्कत ना हो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश परिपथ यानी लाइटनिंग सर्किट के लिए कॉपर केबल का न्यूनतम आकार होना चाहिए। देखिए सर्किट में आप समझेंगे तो सर्किट में दो सर्किट आएगी, खैर तीन आती है। कौन? एक लाइट एंड, एक तो हो जाएगी लाइट एंड फैन सर्किट, और एक हो जाएगा पावर सर्किट, और एक हो जाएगा प्रोटेक्शन सर्किट भी होता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के हम वायर के व्यास वाले वायर का यूज करते हैं। अब देखिए अगर लाइट एंड फैन सर्किट की बात किया जाए तो इसमें कॉपर वायर जो होगा वह 1 mm² का होगा। अगर एल्युमिनियम वायर की बात किया जाए तो 1.5 mm² का होगा। इसके बाद लाइट एंड फैन सर्किट में टोटल लोड कितना दिया जा सकता है? तो 800 वाट का टोटल लोड दिया जा सकता है। पॉइंट कितने बनते हैं? तो पॉइंट जो बनेंगे वो 10 पॉइंट बनेंगे। इसके बाद लाइट एंड फैन सर्किट में एक सॉकेट की रेटिंग हम कितना रखते हैं? तो 100 वाट रखते हैं। ये तो रहा लाइट एंड फैन सर्किट का एक्स्ट्रा फैक्ट। इसके बाद अगर पावर सर्किट की बात किया जाए तो पावर में क्या होगा? तो पावर में कॉपर के लिए जो वायर होगा वो 1.5 mm² हो जाएगा और एल्युमिनियम के लिए 2.5 mm² हो जाएगा। इसके बाद इसमें टोटल लोड कितना दे सकते हैं? तो 3000 वाट लोड दे सकते हैं। पॉइंट कितना दे सकते हैं? तो 2 पॉइंट दे सकते हैं। इसके बाद इसमें हम लोड हो गया, ये पॉइंट हो गया, और इसमें एक सॉकेट की रेटिंग कितना करते हैं? तो 1000 वाट करते हैं। ये जरूर आप याद रखेंगे। अब रहा लाइट एंड फैन सर्किट में कॉपर वायर कितना व्यास का होगा? तो यहाँ पे सही में डाटा मिसिंग है। सही में डाटा जो होना चाहिए 1 mm² होना चाहिए। फिर नहीं है तो हमको आंसर सही ही करना है, हमको एक अंक चाहिए ही चाहिए, तो फिर इसके करीब जो है उसको प्रीफर करें। तो फिर इस कंडीशन में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जितना भी हमने बताया दोस्तों इसको आप ज़रूर नोट डाउन करेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगला 50 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में ब्रेक भंजन हो जाए तो क्या होगा? पहले तो जानिए कि ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग होगी वो सिर्फ एक बाइंडिंग होती है, और इसी बेस पर हम कुछ हिस्सा को प्राइमरी में और कुछ हिस्सा को सेकेंडरी में करके यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें केवल बाइंडिंग की संख्या की बात किया जाए तो एक होती है, और इसी में कुछ हिस्से को बांट करके स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज की बात किया जाए तो वोल्टेज रेगुलेटर में प्रयोग किया जाता है। इफिशियंसी की बात किया जाए तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के मुकाबले ऑटो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 बाइंडिंग अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे एक ही बाइंडिंग होती है, जिससे कॉपर की इसमें बचत हो जाती है। फिर इसमें लॉसेस भी कम होते हैं, जिससे इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात किया जाए तो वह म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। तो अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर कंडीशंस क्या बनेगी? तो उसकी प्राइमरी साइड से जो भी वाइंडिंग होगी पूरी की पूरी सेकेंडरी वाइंडिंग पर वोल्टता उपलब्ध कराने लगेगी। यही चीज जो है ऑप्शन नंबर आप सी में देखेंगे तो दिया है कि प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड
लोड तक पूर्ण वोल्टेज उपलब्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बाइंडिंग है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हमने 50 यानी 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। इसका नेक्स्ट पार्ट आपके बीच बहुत जल्द लाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और जो भी प्यारे साथी चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।